दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी देश हो, खेलते सब हैं चाइना कार्ड, कभी कोई और कार्ड, लेकिन अंत में आना सबको भारत के पास ही पड़ता है। आपने देखा था कैसे श्रीलंका के साथ क्या हुआ, मालदीव के साथ क्या हुआ, और आज मानो जैसे कुछ उसी और बांग्लादेश में भी होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश में 2 हफ्ते से आईएमएफ की टीम बैठी हुई थी और उसके बाद इन्होंने इवैल्यूएट किया कि देखिए, शेख हसीना के दौर में आपको कुछ लोन हमने कहा था कि देके जाएंगे, और उसी लोन का चौथा और पांचवा ट्रांच अभी देना था, मार्च से ही पेंडिंग था। और बांग्लादेश उम्मीद बाय बैठा था कि अब वो समय आ गया जब आईएमएफ 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे देगा। लेकिन आईएमएफ ने यूनुस को लगा दी लताड़। जी हाँ दोस्तों, इनको प्यार से नोबेल लॉरियट यूनुस और इकोनॉमिस्ट यूनुस, गार्डियन ऑफ द ओशन यूनुस और ना जाने क्या क्या बोला जाता है। लेकिन इन इकोनॉमिस्ट यूनुस को आईएमएफ ने कहा कि देखिए, शेख हसीना के दौर में आप 5% के ऊपर ग्रो कर रहे थे, आपके टेन्योर में 3% पे ग्रोथ आ गया है। इसके सिवा आज आपके देश में इन्वेस्टर भाग जा रहे हैं आपका नाम सुन के। ये क्या हालत आपने बना रखी है। जी हाँ दोस्तों, लगी है इनको कड़क वाली लताड़ आईएमएफ से। और इसके बाद बांग्लादेश की अगर आप बात करें, जो हालत है मानो जैसे ये मुइजू की ओर देख रहे हैं। मुइजू भी एक समय में ऐसे ही एंटी इंडिया कैंपेन और न जाने क्या क्या चलाते थे, लेकिन आखिरकार आना तो पड़ा था इनको भी भारत के द्वार। तो आज मुइजू जरूर देख रहे होंगे, जो तुम कर रहे हो कभी हम भी कर रहे थे, लेकिन आज देखो क्या हालात, समय, जज्बात सब बदल गए। दोस्तों, यहाँ पे जरा देखिए क्या है न्यूज में। बांग्लादेश की इकोनॉमी अंडर सीरियस स्ट्रेन, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आईएमएफ के लोन पर 2 हफ्ते तक चर्चा चली और पैसे भी कितने जानते हैं, 1.3 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 1.3 बिलियन डॉलर के लिए यूनुस को कहीं ना कहीं आईएमएफ नाक रगड़वा रहा है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1.3 बिलियन के लिए। और ये हालत है बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था की। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी मीडिया में भी कवर किया जा रहा है, बड़ी हताशा है, आईएमएफ चले गए वापस बिना पैसे दिए। और क्या एग्जैक्टली आईएमएफ ने कहा है, उन्होंने भी प्रेस रिलीज यहाँ पे इशू किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कैसे लताड़ लगाई गई है आपको वो बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बात बड़ी क्लियर है, जब कोई पैसे नहीं देता तो आपको जाना पड़ता है भारत के पास। इंडिया इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये श्रीलंका ने भी देखा, मालदीव्स ने भी देखा और बांग्लादेश ने भी पास्ट में देख रखा है। शेख हसीना के दौर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी सरकार का ही ये प्रेस रिलीज है जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, क्रेडिट एग्रीमेंट 2 बिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन है, जो कि डॉलर क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट है, जो कि बांग्लादेश और भारत सरकार के बीच में साइन हुआ है। और इसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये पैसे आएंगे तो इससे कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। 2016 की बात हो रही है, तब भी यही हुआ था। आईएमएफ वगैरह जब इनको देख के मुंह मोड़ रहे थे, तब इनको भारत की ओर आना पड़ा था। मुइजू तो अलग अलग देशों में चले गए थे, चाइना के पास गए, चाइना ने पहले लताड़ लगाई, कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। फिर वो चले गए कहते हुए कि हम तो उमा के पास जाएंगे, वो गए वेस्ट एशिया में, है ना, शेख पैसा देगी। जब वो शेख के पास गए तो शेख ने भी बोला तुमको पैसा दे देगी तो इंडिया गुस्सा हो जाएगी, तो पैसा नहीं मिलेगी, ऐसे ही जाओ जाके भारत को मनाओ, जाके वहां से पैसे जुगाड़ो। ये बात दोस्तों मुइजू तो समझ गए, लेकिन क्या यूनुस वो बात समझेंगे? क्योंकि एक बात आपको जाननी होगी, कैरेक्टर में बड़ा अंतर है मुइजू और यूनुस में। हालांकि अगर आप देखें तो मुइजू भी सेम चीज पे आए थे, इंडिया आउट कैंपेन पे आए थे, फिर बोले नहीं नहीं, हमने तो कभी इंडिया आउट किया नहीं। लेकिन जब कहीं ना कहीं आप देखें तो सारे देशों ने मना कर दिया, आईएमएफ ने मना कर दिया, डिफॉल्ट करने वाले थे, डर था लोग सड़क पे आ जाएंगे, तब जाके ये भारत के पास आए। अब दोस्तों, यहां पे क्या वही यूनुस के साथ होगा? देखिए, मेरा मानना है वैसा होने से रहा, क्योंकि एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों के कैरेक्टर में। वो क्या है, आइए जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके सिवा आप लोगों के लिए कुछ है जो बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण इलाज है। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे हम टेस्ट आपको देते हैं। ये आधे घंटे का टेस्ट होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, इस टेस्ट को रोजाना दिया करें, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। 20 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही उपलब्ध होते हैं, सेम डे करंट अफेयर्स पर यह होता है। तो आइए जरा देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पे। आईएमएफ की बात करें तो देखिए, 2023 में शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने 4.7 बिलियन डॉलर का आईएमएफ का पैकेज सिक्योर किया था। और उम्मीद की जा रही थी कि इससे जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था उस वक्त जो एक्सटर्नल शॉक से गुजर रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, कहीं ना कहीं तेल की कीमत बढ़ गई थी, फूड के प्राइस बढ़ गए थे, तो चैलेंजेस बहुत बढ़ गए थे बांग्लादेश के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट 17.2 बिलियन पे आ गई थी, और उसमें भारत ने भी सपोर्ट किया था हसीना को, तो आईएमएफ ने भी अगर आप देखें तो मान लिया था, और 4.7 बिलियन का पैकेज रोल आउट कर दिया था। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के ट्रांचेस तो आ गए हसीना के दौर वाले। उसके बाद अब अगर आप देखें तो आईएमएफ डेलीगेशन बांग्लादेश में थी, 2 हफ्ते से वहीं बैठी थी,
और वो बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को इवैल्यूएट कर रही थी कि क्या फोर्थ और फिफ्थ ट्रांच इनको दिया जाए या ना दिया जाए। इस बीच में क्या हुआ, भारत ने दी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। भारत ने क्या किया, इनके जितने भी हमारे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स का यूज करते थे वो सब हमने करवा दिया बंद। यानी कि एक मैसेज दे दिया कि इनकी आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फर्दर स्ट्रेन्ड होने वाले हैं, तो आप सोच के ही पैसा दें, हमसे उम्मीद ना करें कि हम पहले की तरह फिर मदद करेंगे। तो उसके बाद आईएमएफ ने इवैल्यूएट करने के बाद कह दिया ये जो चौथा पांचवा इंस्टॉलमेंट है $1.3 बिलियन का लोन का, वो तो आपको हम देने से रहे। ये फोर्थ ट्रांच दोस्तों मार्च में आ जाना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि अभी तो ये डिफर कर दिया जा रहा है, टीम खाली हाथ वापस जा चुकी है बांग्लादेश से। हाँ, एक चीज जरूर लिखा, बांग्लादेशी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जरा सुनिए क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो डील है ना, ये स्टक इसलिए हो रहा है क्योंकि आईएमएफ ने कुछ 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें कहा था कि बांग्लादेश को हमने कहा था काम करने के लिए, आप तो काम किए नहीं, तो आप हमसे पैसे की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। पहला है रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो। उन्होंने कहा था कि देखिए बांग्लादेश में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, तो टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए, उसमें रिफॉर्म लाइए, जो एग्जेम्पशंस आप दे रखे हैं वो हटाइए, कंप्लायंस बढ़ाइए। इसके साथ यूनुस डर गए, ऐसे ही लोग इतने आक्रोश में है, उसमें टैक्स रेट बढ़ा देंगे तो लोग और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा। दूसरा, आईएमएफ ने कहा था कि देखिए एक्सचेंज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, कहीं ना कहीं आपकी करेंसी कुछ ज्यादा ही मजबूत है, इसको डिवैल्यू करना पड़ेगा, मार्केट में जैसा रेट चल रहा है वैसे छोड़ दीजिए। लेकिन बांग्लादेश ने कहा अगर ऐसा कर देंगे करेंसी और कमजोर हो जाएगी, उसके बाद हमारे जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी। एंड ऑफ द डे हम तो इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, वो सब की कीमत बढ़ जाएगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे। तीसरा था बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। आईएमएफ ने कहा कि आपके बैंक की जो हालत है मानो जैसे कभी भी बंद हो सकते हैं, बहुत बुरे हालत में है। उन्होंने टारगेट दिया था कि नॉन परफॉर्मिंग लोन जो स्टेट बैंक सरकारी बैंक है उसके लिए टारगेट दिया था 10% पे लाइए, प्राइवेट बैंक्स के लिए 5% पे लाइए। दोस्तों, एनपीए किसी बैंक का टारगेट है 10%। आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार का बैंकिंग क्राइसिस यहां हो रहा है। और यूनुस ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता हमसे, अगर ऐसा हो गया तो बैंकिंग स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा। बैंकर है ना वो तो, माइक्रो फाइनेंस गाय, क्या हो गया यहाँ पे, आईएमएफ की बात तो वो मानने से ठुकरा रहे हैं। आगे जरा सुनिए, अब यहाँ पे पड़ी है डांट। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया आईएमएफ ने यूनुस को लताड़ लगाई, कहा कि देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो पहले हाफ में था वो 5.1% था, आपके आने के बाद ये 3% पे आ गया है। दूसरा, उन्होंने कहा आज इन्वेस्टर आपको देख के भाग रहे हैं, शेख हसीना के जाने के बाद इन्वेस्टर सब पैसा समेट के भाग रहे हैं और आप क्या ही कर रहे हैं इस देश में। तीसरा, उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके यहां हो गई है, जिस प्रकार से लोग सड़क पे आते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है, ऐसे में बिजनेस एनवायरनमेंट ही नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि जो एक्सटर्नल शॉक्स आपके यहां है, आप फेस कर रहे हैं, जिस प्रकार का टैरिफ आपके ऊपर लगा है, जिस प्रकार से भारत ने भी आपके लिए जो सॉफ्ट रुख रखा था, जो आपको बहुत सारी चीजें हम दे रहे थे एक अच्छे नेबर होने के नाते, वो सब आपने सोच लिया कि ये आप डिजर्व करते हैं, वैसा नहीं है। ये चीज आप समझिए, तो कहीं ना कहीं भारत ने वो सॉफ्ट अप्रोच भी हटाया है, तो उससे और ज्यादा आपके लिए शॉक्स बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो बड़ी समस्या है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ऐसे में हम तो पैसे इस वक्त नहीं दे सकते। आईएमएफ ने दोस्तों वार्निंग दी है। उन्होंने जो मीटिंग हो रही थी उसमें सरकार, बांग्लादेशी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव थे और बांग्लादेश बैंक के गवर्नर भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ चीजें तो हम नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी बोल दीजिए, लोन को रिक्लासिफाई करना, एनपीए कम करना हमसे तो ना हो पाएगा, बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा अगर इसको हम चेंज करेंगे तो। अब इसके बाद आईएमएफ ने कह दिया देखिए आपको जो करना है कीजिए, आपको हम आखिरी मौका दे रहे हैं, आपको अर्जेंट रिफॉर्म्स करने होंगे। अगर आप हमसे कितने पैसे चाहिए, 1 बिलियन 1.3 बिलियन अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं, कोई पैसे अभी हम रिलीज नहीं करने वाले, रिफॉर्म्स करके आइएगा। वॉशिंगटन में अप्रैल 21 से 26 वाली जो मीटिंग होगी तब देखते हैं वहां पे क्या होने वाला है। फिलहाल तो आप हमसे बिल्कुल उम्मीद ना कीजिए, 2 हफ्ते में हमें कुछ नहीं दिखा होते हुए, वहां भी लगता नहीं है कुछ हो पाएगा, खाली केवल अब 1 हफ्ते में वो क्या ही करेंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो यहां पे दोस्तों बस और बस एक तरीके से बोल दिया गया है कि देखिए पैसे तो अभी आपको नहीं मिलने वाले। अब यहां पे दोस्तों एक बात जरा देखते हैं, बांग्लादेश का क्या प्लान है, वहां की मीडिया क्या कह रही है। वो कह रही है देखिए आईएमएफ का फंड नहीं आएगा तो समस्या तो बढ़ेगी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बढ़ गया है, फॉरेन रिजर्व्स नहीं है। आज जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो केवल 3 महीने के इंपोर्ट के लिए सफिशिएंट हैं।
तो क्या करें ऐसे में? तो बांग्लादेश के जो बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे हैं आईएमएफ नहीं देगा तो क्या होगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के पास जाएंगे और वो सब हमें पैसे दे देंगे। अब दोस्तों जानने वाली बात क्या है ना, ये जितने भी वेस्टर्न संस्थाएं, एक भी चाइनीज का नाम नहीं लिया इन्होंने, एक भी चाइना का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि सब जानते हैं चाइना किसी को पैसे देता नहीं है। अगर देगा तो 8% 9% के लोन पे देगा, पाकिस्तान जैसा। तो ये सब कह रहे हैं पश्चिमी देश की ओर जाएंगे, वो हमें पैसे देंगे। लेकिन आप इसमें जितनी भी संस्थाएं देख लें, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या जीका, क्या एडीबी, ये सब के सब अगर आप देखें तो अमेरिका और इंडिया के द्वारा बड़े स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड हैं। वर्ल्ड बैंक आप जानते ही हैं यूएस के द्वारा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया बांग्लादेश को लेकर सेम पेज पे हैं। जहां तक बात है एडीबी की, जीका की, इसमें इंडिया के भी स्टेक्स बहुत हाई हैं, इंडिया में इतना सारा उनका निवेश है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पे इंडिया नाराजगी शो कर सकता है उन सबको, तो इंडिया के बिना बड़ा कठिन है ये बुद्धिजीवी ये जो बात यहाँ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या मालदीव जैसा यूटर्न बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए एक बात जरा समझिए, बांग्लादेश में क्या हुआ था पहले तो जरा ये देखते हैं। अगर आप बांग्लादेश की मालदीव में क्या हुआ था पहले जरा वो देखते हैं। मालदीव में देखिए वो 1 बिलियन का इस्लामिक बॉन्ड जिसको सुकूक कहते हैं उस पर डिफॉल्ट करने वाला था और एंटी इंडिया मूवमेंट पे आए थे मुइजू। उसके बाद क्या किए, ये भागे भागे गए चाइना के पास, बोला 550 मिलियन का ग्रांट या सॉफ्ट लोन दे दीजिए, $500 मिलियन का स्वैप अरेंज कर दीजिए। चाइना ने कहा वो सब नहीं हो पाएगा। दूसरा ये भागे भागे गए सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स के पास, बोले 1 बिलियन का हमारा कुछ इंतजाम कीजिए। सब ने कह दिया नहीं हो पाएगा। कारण बड़ा सरल था, इंडिया को नाराज थोड़ी ही करेंगे वो मालदीव के लिए। उसके बाद ये फाइनली इंडिया के पास आए, इंडिया ने स्टेप इन किया। अक्टूबर 2024 में इनका विजिट हुआ जिसमें हमने $400 मिलियन का लोन दिया, 100 मिलियन ग्रांट दिया, 50 मिलियन का ट्रेजरी बिल सब्सक्रिप्शन दिया, 750 मिलियन का करेंसी स्वैप अरेंज करके दे दिया। यानी जो रिक्वायरमेंट थी उससे काफी ज्यादा। नतीजा क्या हो गया, इसके बाद ये यूटर्न मार के एक चीज समझ गए कि कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप में रहना है तो भारत को नाराज नहीं करना है। ये बात इनको काफी पापड़ बेलने के बाद समझ आई। बांग्लादेश भी दोस्तों इस प्रकार की कई आर्थिक चैलेंजेस से गुजर चुका है और हर बार भारत ने मदद भी किया है। हिस्टोरिक प्रेसिडेंट है, भारत ने बांग्लादेश को पिछले क्राइसिस में बेल आउट भी किया है। 7.5 बिलियन का क्रेडिट लाइन 2010 से 2022 के बीच में दिया है। 2 लाख टन फूड 2008-9 में भेजा था जब उनके यहाँ चैलेंजेस थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब मल्टीलैटरल एड डिले हो जाता है, आईएमएफ में चीजें अटकी हुई हैं, वर्ल्ड बैंक में चीजें अटकी हुई हैं, उस वक्त भारत कहता है कि ठीक है तब का तब देखेंगे, फिलहाल हम आपको मदद कर दे रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखें तो उम्मीद की जा रही है वापस से क्या भारत स्टेप इन करेगा। अब जरा यहां पे देखिए, अगर हम चाहते हैं तो बांग्लादेश को अभी और भी ज्यादा आर्म ट्विस्ट भी कर सकते हैं। लेवरेज बहुत सारा है हमारे पास, ऑलरेडी इनका ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हमने टर्मिनेट कर दिया है। बिजली की बात करें, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखें तो भारत से 2760 मेगावाट बिजली बांग्लादेश जाती है, जिसमें 1600 मेगावाट अडानी देते हैं। जानते हैं क्या हुआ था बीच में? 11 अप्रैल की बात है, एक दिन के लिए अडानी ने बिजली देना बंद कर दिया था, अडानी पावर्स ने बांग्लादेश को। नतीजा क्या हुआ था, वहां पे हल्ला हो गया, पावर लोड शेडिंग करनी पड़ गई। फिर अडानी पावर ने कहा नहीं नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, इस वजह से बिजली नहीं आई, वापस दे देंगे, पैसे देते रहना। तो यहां पे दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो काफी लेवरेज है। कई रॉ मटेरियल्स, कई पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सब कुछ भारत से बांग्लादेश जा रहा है। इनका मार्केट भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत के द्वारा ही एक्सेस मिल रहा था। तो सब पे हम चाहें तो आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, अगर मोड़ना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके बाद बात बनेगी? देखिए दोस्तों कैरेक्टर में बहुत अंतर है। अगर आप मुइजू की बात करें और यूनुस की बात करें, मुइजू दोस्तों ही वाज दी वन कॉलिंग शॉट्स, वो इंचार्ज थे, इसलिए वो बहुत जल्दी समझ गए। गल्फ कंट्रीज ने उनको समझा दिया कि एक बात समझिए, आप एंटी इंडिया रिटोरिक करेंगे और फिर हमसे मदद की उम्मीद करेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं है 1 बिलियन देना, आराम से दे देते वो मुइजू को। लेकिन उन्होंने कहा आपको 1 बिलियन देने के चक्कर में हमारे कई बिलियंस का नुकसान हो जाएगा भारत को नाराज करके, तो इसलिए हम वो रिलेशनशिप तो आपके साथ हैम्पर नहीं कर सकते, तो इसलिए जाइए इंडिया के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो उनको समझाया गया, मुइजू समझ गए। लेकिन यूनुस दोस्तों कौन है? वो केवल और केवल एक पपेट हैं जो कि इंचार्ज नहीं है। उनके अंदर एक इनएक्सपीरियंस जिहादी ग्रुप का टीम है जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा है, जिन्होंने कभी ना पॉलिटिक्स देखी है, ना जियोपॉलिटिक्स देखी है, ना इकोनॉमिक्स देखी है, वो बस आके बैठे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो वो गंभीरता नहीं समझ पा रहे। इंडिया की ही बात करें ना दोस्तों, तो वहां पे उस तबके में वो जो जिहादी ग्रुप रन कर रहा है बांग्लादेश को, उसमें एंटी इंडिया हेट्रेड अपने चरम पे है, अपने पीक पे है, बहुत डीपली इंट्रेंच्ड है। मुइजू एक बात समझ रहे थे, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, तुरंत कहीं ना कहीं उनको गद्दी से हटना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे यूनुस के वो जो जिहादी तबके हैं जो इस वक्त शॉट्स कॉल कर रहे हैं वो एश्योर्ड हैं कि दे आर दी वन जो कि स्ट्रीट पावर वील्ड करते हैं। तो वही तो हैं जो कि ये सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ना चाहें तो कोई सड़क पे नहीं आएगा और जो आएंगे उनको भी हम डरा के भगा देंगे। तो इसलिए वो थोड़े एश्योर्ड हैं। बाकी दोस्तों एक आइडियोलॉजी में अंतर है। एंड ऑफ द डे उनकी आइडियोलॉजी सेम एज पाकिस्तान है। वो आइडियोलॉजी क्या थी? घास खाएंगे, है ना, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। बांग्लादेश के लिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब के सपने भी दूर दूर तक कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो इनकी भी आइडियोलॉजी वही है, घास खाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इंडिया हेट्रेड हम नहीं बंद करने वाले। तो वो आइडियोलॉजी यहां पे दिख रही है, जिस वजह से आप अगर चाहें भी तो ये यू टर्न इतना आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं यूनुस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगी अगर वो इंडिया की तरफ यू टर्न करने लगे। दूसरा क्या है, इनके ऑल्टरनेटिव भी भारत में तैयार बैठे हैं। वो बार बार कह रही है मैं बांग्लादेश आने वाली हूं, शेख हसीना की बात यहां हो रही है। तो इसलिए भारत भी जान रहा है ठीक है जो करना है कर लो, चैलेंजेस तो अभी शुरू हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे रोस्ट किया जाता है तो कुछ वैसे ही इनकी रोस्टिंग अभी तो बस स्टार्ट हुई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा एनालिसिस को और शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स 2025 के लिए केवल ₹1 में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, 44 मॉक टेस्ट है, जीएस के भी सीसैट के भी। नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए ₹1 में एनरोल कर लें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टेस्ट सीरीज है। हमारा जैसा प्लेटफॉर्म रहता है लाइव, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे टेस्ट सीरीज में। इसके सिवा फ्लैट 60% ऑफ प्लस 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन है। आज ऑफर खत्म हो रहा है तो जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, केवल 22,999 में आपको सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है। अलग अलग बैचेस हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में। इसका फायदा जरूर उठाएं।